तो आइए अब हम इसकी राइम स्कीम को देख लेते हैं। मैंने आपसे बोला था ना कि मैं इसकी राइम स्कीम भी बताऊंगी, थोड़ा सा डिफरेंट है इसकी राइम स्कीम। एक सेकेंड, इधर लगता है इरेजर नहीं आएगा, चलो बता देती हूँ मैं सोच रही थी कि इसको इरेज करके फिर आपको बताऊं, लेकिन कोई बात नहीं, ये इरेजर शो नहीं हो रहा है, तो चलो मैं ऐसे ही बता देती हूँ। तो देखिए, फर्स्ट जो लाइन है इसकी राइम स्कीम है आपकी ए, ठीक, और स्टेट बी, फिर नेक्स्ट क्राइज, आइज क्राइज राइम कर रहा है तो ए, देन स्टेट और फेट राइम कर रहा है तो बी, यानी कि ए बी, ये राइम स्कीम बनी आपकी फर्स्ट स्ट्रेंजा की। आइए नेक्स्ट स्ट्रेंजा पे चलते हैं और इसकी राइम स्कीम देखते हैं। तो इसकी राइम स्कीम है सी एंड डी, फिर होप एंड स्कोप राइम कर रहा है तो सी, और पजेस्ट लीस्ट ए बी सी डी। नेक्स्ट आइए, अब देखिए इधर ई, और ये जो स्टेट है इसको आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने एफ बताया होगा, क्योंकि जो विलियम शेक्सपियर की राइम स्कीम है वो ए बी सी डी ई एफ और जी होती है। बट आप ध्यान दोगे कि यहाँ पर एफ नहीं है, इसलिए क्योंकि जो स्टेट है ना, मैं आपको अब बैक लेकर चलती हूँ, दिखाती हूँ क्यों नहीं है ये एफ। क्योंकि जब आप आगे आओगे और ये देखो आप फर्स्ट स्ट्रेंजा, तो फर्स्ट स्ट्रेंजा में आपको देखने के लिए मिल रहा है ये स्टेट एज इट इज आया हुआ है, तो वहां पर वो एफ कैसे हो सकता है, तो ये तो बी से राइम कर रहा है, तो राइम स्कीम आपकी क्या बनेगी, ई एफ ना करके ई बी, ठीक है। और ये फेट को भी ध्यान रखना, ठीक, फिर मैं आगे आपको समझाऊंगी। तो स्टेट और फेट को आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए, तो ये आपका ई बना, और अब हम इसको एफ नहीं बोलेंगे क्योंकि स्टेट जो है वो फर्स्ट स्टैंजा की सेकंड लाइन से राइम कर रहा है, तो इसलिए ये यहाँ पर बी हो जाएगा। ओके, देन अराइजिंग आपका अगेन ई हो जाएगा, ठीक। डिस्पाइजिंग अराइजिंग राइम कर रहा है, और इधर गेट देखिए, मैंने आपसे बोला था ना फेट को ध्यान रखिए, तो फेट और गेट राइम कर रहा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा जी। तो आपकी राइम स्कीम बनी क्या, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ए बी सी डी ई एफ मत करिएगा गलती से, ये देखिए ये रॉन्ग है, तो आपका राइट क्या बनेगा, ई बी जी। ये ध्यान रखिएगा, पढ़ते समय आपको काफी जगह लोग पढ़ाएंगे भी, बताएंगे भी, लेकिन अगर आपको पता है तो आप खुद ही जो है राइम स्कीम निकाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने बता दिया ई एफ नहीं है, ई और बी है, क्योंकि वो फर्स्ट स्टैंजा के लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 4 से राइम कर रहा है। तो ये क्लियर हो गया। और मैंने आपको फिगर स्पीच मैं आपको बताऊंगी, तो ये आपको ध्यान रखना है कि फिगर ऑफ स्पीच जो है मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, लेकिन होमवर्क में आपको 2 फिगर ऑफ स्पीच में दे रही हूँ, एक है एलिट्रेशन और दूसरा है एजोनेंस। ये दोनों आप मुझे बताओगे कि इस पूरी पोएम को पढ़ने के बाद कहाँ पर यूज हुआ है। मैं आपको हिंट दे सकती हूँ कि जो एलिट्रेशन है वो 2 बार यूज हुआ है और जो एजोनेंस है वो 1 बार यूज हुआ है। तो आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप को नहीं समझ में आएगा तो नीचे आप कमेंट करिएगा, मैं इसका रिप्लाई अगला जो वीडियो है सोनेट 138 उसमें जरूर दे दूंगी। तो ये आपका होमवर्क था। तो चलिए अब राइम स्कीम को, उसको फिगर ऑफ स्पीच को देखते हैं। आइए चलिए आगे पढ़ते हैं। तो फिगर ऑफ स्पीच को देख लेते हैं हम। देखिए ये मैंने लिखा है, ये जो आपकी लाइंस हैं उसको मैंने साइड में दे दिया है, ताकि जो है हमें बार बार जो है पोएम पे ना जाना पड़े देखने के लिए। इधर मैंने जिस लाइन में जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की है वो लाइंस यहाँ पर यूज़ की हैं, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है वो यहाँ दिया है, प्लस इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको साथ में प्रोवाइड करा दिया है कि आप समझ सको कि यहाँ पर क्यों ये फिगर ऑफ स्पीच किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुई है। तो देखिए फर्स्ट हमारा जो है, जो हम फर्स्ट लाइन पढ़ रहे थे, डिस्ग्रेस विथ फॉर्चून एंड मैन साइज पढ़ रहे थे ना, तो यहाँ पर किसका यूज है, पर्सोनिफिकेशन का यूज है। देखिए ये जो फॉर्चून है इसको पर्सोनिफाई किया गया है, फॉर्चून इज पर्सोनिफाइड एज अ फोर्स दैट ग्रांट्स और डिनाइज फेवर, ठीक, भाग्य को पर्सोनिफाई किया गया है। और यहाँ पर अगर बात करें इसकी, नीचे शायद होगा ही, मैं देख लेती हूँ, अगर नीचे होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर ये मेंस आइज में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है ये भी आपको बताऊंगी, ठीक। आगे देखिए, बिवीप माई आउटकास्ट स्टेट, यहाँ पर किसका यूज है, तो यहाँ पर मेटाफर का यूज हुआ है, और यहाँ पर द स्पीकर कंपेयर्स हिज लाइफ सिचुएशन, वो जो अपनी लाइफ की सिचुएशन है उसको किससे कंपेयर कर रहा है, आउटकास्ट स्टेट से, यानी कि एक बहिष्कृत
मैंने आपको बताया था ना, आउटकास्ट का मतलब होता है बहिष्कृत, विदाउट डायरेक्ट सेइंग इट। वो डायरेक्टली नहीं कह रहा है कि मेरी लाइफ की सिचुएशन बहुत खराब है, बल्कि वो ये कह रहा है कि मैं एक आउटकास्ट स्टेट में हूँ, यानी कि समाज से बहिष्कृत अपने आप को फील करता हूँ। तो यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या है, आपका मेटाफर है। पोएम में भी हम एक बार देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डीप हेवन। ये तो आपको पता ही होगा, पर्सोनिफाई है, क्योंकि यहाँ पर जो हेवन है, जो स्वर्ग है, उसको डीप बताया गया है। और ये जो गूंगा, बहरा, चलना, बोलना, हंसना, गाना, ये सारी क्वालिटीज़ किसकी हैं, ह्यूमन की हैं। तो जब ह्यूमन की ये क्वालिटीज़ जो है किसी को दी जाती है, तो ये क्या होता है, आपका पर्सोनिफिकेशन होता है। तो टू द स्पीकर्स क्राइज शोइंग दैट ही फील्स इग्नोर्ड बाय गॉड और फेट, यानी कि गॉड के द्वारा या उसके भाग्य के द्वारा उसको इग्नोर किया जा रहा है। इस चीज़ को वो डीप हेवन के द्वारा प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, आपका पर्सोनिफिकेशन है। इन चीज़ों को यूज करिएगा, मतलब पढ़िएगा। और एक चीज और बताऊंगी, पिछली बार देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए जैसे मान लीजिए सपोज दैट हमने एक वर्क अपना लिया, द वेस्टलैंड। छोटी सी इंफॉर्मेशन है आपको, यहाँ पर आपको पता चलेगा कि हमको पढ़ना कैसे है, अप्रोच पता चलेगा। तो ये आपका जो द वेस्टलैंड है, कि पोएम हमने सब कुछ पढ़ा इसके बारे में, इसका राइटर कौन है, कब लिखा गया, कब पब्लिश हुआ, पूरी इसकी समरी पढ़ी। लेकिन क्या हमने देखा कि ये किस पीरियड में फॉल करता है या इसका जॉनरा क्या है, तो ये भी आप देखिएगा। आपसे जो है वो पूछा गया था कि ये जो है द वेस्टलैंड जो है, ये किस पीरियड में है, ठीक, या किस क्वालिटी, इसकी क्या क्वालिटी है। तो इस तरफ से जब आप वर्क पढ़ेंगे ना, तो उस वर्क का ये भी देखेंगे कि वो वर्क किस एरा में फॉल कर रहा है, कौन से जॉनर के साथ जो है ये जा रहा है। तो इस तरह से भी पढ़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि ये आपका सोनेट 29 या जो सोनेट है वो जो है आपका किसमें, आपका रेनेसा पीरियड में आएगा, क्योंकि इसी समय विलियम शेक्सपियर जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव थे। आगे देखिए, हर अप्रोच के साथ हमें पढ़ाई करनी है, ताकि जो हमारा जिसे बोलते हैं कि आपका क्वेश्चन है वो कहीं से भी आए तो हम उसको कर सके। आगे देखिए, बूटलेस क्राई। तो यहाँ बूटलेस क्राई को भी क्या किया गया है, मेटाफर है, यहाँ पे भी कंपैरिजन किया गया है। बूटलेस का मीन्स क्या होता है, यूजलेस, यानी कि एम्फसाइजिंग दैट हिज प्रेयर आर इन वेन, यानी इसकी जो प्रेयर्स हैं वो बेकार हैं, ठीक है, बेकार हैं, बूटलेस हैं, यूजलेस हैं। तो ये आपको पता चल गया। आपका ये जो आपका फर्स्ट स्ट्रेंजा था, इस फर्स्ट स्ट्रेंजा को किस तरीके से जो है दिया गया है, फर्स्ट स्ट्रेंजा में क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, यह आपको पता चल गया है। आइए चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रेंजा की तरफ। तो आइए, ये रहा हमारा नेक्स्ट स्ट्रेंजा। इसमें जो है देखिए आपकी लाइन है, विशिंग मी लाइक टू वन। यहाँ पर वो अपनी फ्रेंड की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर लाइक आपको दिख रहा है। तो जब लाइक, एज, ये सब आता है तो क्या होता है, सिमिली होता है। तो द स्पीकर कंपेयर्स हिमसेल्फ टू अदर, हे एनवीज। तो वो क्या कर रहा है, अपना कंपैरिजन कर रहा है। तो यहाँ पर कंपैरिजन के लिए लाइक का यूज किया गया है। तो ये कौन सा आपका फिगर ऑफ स्पीच हुआ, सिमिली हुआ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको चीजें बहुत ऑर्गेनाइज वे में प्रेजेंट करूँ आपके सामने, ताकि आपका नोट्स भी बनाना आपके लिए बहुत इजी हो जाए। जैसे कि मैंने पहले आपको टेक्स्ट दिया, वो समझाया, फिर हिंदी एक्सप्लेनेशन दे दिया था, अभी जो है आपको इसका पूरा चार्ट दे रही हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगी। आगे देखिए, नेक्स्ट लाइन है, डिजायरिंग दिस मैन्स आर्ट एंड दैट मैन्स स्कोप। अब यहाँ पर सेनेक्डक्टी ऑन मेटानमी का यूज हुआ है। कैसे, देखिए आप, यहाँ पर जो आर्ट है और जो स्कोप है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को, लोगों के टैलेंट को और उनकी अपॉर्चुनिटीज को, ठीक है। आपको सेनेक्डक्टी और मेटानमी के बारे में पता ही होगा, मैं ऐसा मानकर चल रही हूँ, क्योंकि आपने टीजीटी का कोर्स पूरा कवर कर लिया है। और अगर आप न्यू हैं तो फिगर ऑफ स्पीच में मैं इसको पूरा डिटेल से बताने वाली हूँ, ठीक, बहुत अच्छे से वहां पर पूरा क्लियर करूंगी। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सिनेक्डोकी और मेटोनमी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, माई स्टेट लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ डे अराइजिंग। यहाँ पर भी देखिए लाइक का यूज है। तो लाइक मीन्स क्या, आपका सिमिली। ये पूरी जो फिगर ऑफ स्पीच है आपको अच्छे से समझनी है, तो फिगर ऑफ स्पीच चैप्टर को जरूर पढ़िएगा पहले। सिंग्स हाइम्स एट हेवंस गेट। अब यहाँ पर देखिए, ये जो हेवंस गेट बोल रहा है, जब भी आप पोएम में पढ़ रहे हो तो आपको एक इमेजरी आपके सामने आ रही है, ठीक। आप एक विजुअलाइज कर रहे हो कि हेवन का गेट कैसा होगा, ठीक, एक विजुअलाइजेशन क्रिएट हो रहा है, ठीक। और यहाँ पर हाइपरबोली का भी यूज हुआ है, यानी कि वो जो है वो स्वर्ग के द्वार पर जाकर जो है वो गा रही है, कौन, लार्क। तो यहाँ पर इमेजरी भी, विजुअल इमेजरी का भी यूज हुआ है। द लार्क सॉन्ग इज कंपेयर टू अ स्पिरिचुअल हाइम। उसके सॉन्ग को स्पिरिचुअल हाइम से कंपेयर किया गया है और सजेस्ट किया गया है एक्सटैस्टिकल जॉय। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, जवान फंसने लगती है। आगे देखिए,
द स्वीट लव रिमेंबर्ड सच वेल्थ ब्रिंग, यहाँ पर भी किसका यूज है, मेटाफर का है, क्योंकि यहाँ पर जो लव है इज मेटाफोरिकली डिस्क्राइब्ड एज वेल्थ। लव को कैसे कंपेयर किया गया है, वेल्थ से कंपेयर किया गया है, तो यहाँ पर भी किसका यूज है, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। नेक्स्ट है आई स्कॉन टू माई चेंज माई स्टेट विथ किंग्स। अब ये क्या है, मतलब आप कंपेयर, मतलब एक तरह से आप देखो ना कि कितना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है, कितना हाइपरबोली का यूज किया गया है कि आप एक किंग की स्टेट से भी अपने आप को रिप्लेस नहीं करोगे। यानी कि आपको अपने फ्रेंड के बारे में सोचकर इतनी ज्यादा हैप्पीनेस, इतनी वेल्थ, इतना सब कुछ खुशी मिल रही है कि आप एक किंग को भी, मतलब किंग की प्लेस को भी अपनी प्लेस से रिप्लेस नहीं करोगे, यानी आप किंग भी नहीं बनना चाहोगे। तो ये कितना ज्यादा हाइपरबोली का यूज है। तो एग्जेजरेट किया गया है, एग्जेजरेशन द स्पीकर्स जॉब क्लेमिंग ही वुडंट ट्रेड प्लेस विद द रॉयल्टी, यानी उसकी रॉयल्टी से भी रिप्लेस नहीं करेगा। तो यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का यूज है, हाइपरबोली का यूज है। ये सब कुछ डिटेल में आपको फिगर ऑफ स्पीच में समझाऊंगी, डोंट वरी, बस साथ बने रहिएगा। तो ये इतनी आपकी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई थी। और एक चीज मैं और आपको बताना भूल गया, मैंने सोचा आगे आएगा, वो आया नहीं, तो बता देती हूँ। ये जो फर्स्ट वाली स्लाइड थी ना, ये जो हमने पढ़ा था, ये देखिए मेंस आई, ठीक है, यहाँ पर भी सिनेक्डकी का यूज हुआ है। ठीक, ये यहाँ पर दिया नहीं है लेकिन आप लिख लोगे, यहाँ पर भी सिनेक्डकी का यूज हुआ है मेंस आईज में, क्योंकि जो मेंस आई है वो क्या प्रेजेंट कर रही है, ये लोगों के ओपिनियन को प्रेजेंट कर रही है। तो जब भी हम होल से पार्ट या पार्ट से होल की बात करते हैं तो वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, देखिए मैंने थोड़ा सा बता भी दिया, सिनेक्डकी होता है। तो यहाँ पर सिनेक्डकी का भी यूज हुआ है, ये भी फिगर ऑफ स्पीच है। और फॉर्चून जो है वो किसके लिए, वो पर्सोनिफिकेशन के लिए यूज हुआ है। ठीक, तो आई होप इट्स क्लियर टू यू। आइए चलते हैं, अब आपको मैं एक छोटी सी झलक देती हूँ कि अगर आप मेंस में गए, होप कि आप जाओ, तो मेंस में अगर आप जाते हो तो आपको अपनी आंसर राइटिंग कैसे करनी है ये आप देखिए। तो आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ शेक्सपियर्स सोनेट 29। आपसे सेंट्रल आइडिया पूछ सकता है, या बहुत तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, शेक्सपियर की राइटिंग स्टाइल पे क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो वो सब चीजें हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल देखिए, तो ये देखिए कुछ इस तरह की चीजें आप लिखेंगे 125 वर्ड्स में, ताकि आपका जो जिस्ट है वो पूरा अच्छे से प्रेजेंट हो जाए कि वो आपकी जो सोनेट है वो प्रेजेंट क्या करना चाह रही है, कहना क्या चाह रही है। तो द सेंट्रल आइडिया ऑफ सोनेट 29 इज द इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है, इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि जो आपका पोइट है, जो आपका ऑथर है, वो स्टार्टिंग में बहुत ही ज्यादा सैड, मतलब बहुत निराशा से भरा हुआ है, और बाद में उसके लिए हैप्पीनेस आ जाती है जब वो अपने फ्रेंड को याद करता है। दैट लव कैन ब्रिंग, ठीक है, जो प्यार, जो लव है, वो उसके लिए कैसे इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन ले आता है कि वो दुखी होते हुए फिर खुश हो जाता है, इतना ज्यादा कि वो किंग की पोजीशन से भी रिप्लेस नहीं करना चाहता खुद को। तो वो चीज इसमें जो है वो प्रेजेंट की गई है। आगे देखिए, एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएम द स्पीकर फील्स रिजेक्टेड, unlucky and deeply envious of others' success, टैलेंट एंड सोशल अप्रूवल। यानी कि वो दूसरों के, जो उसके फ्रेंड्स हैं, उनकी सक्सेस से, उनका जो टैलेंट्स है, उनकी जो पर्सनालिटी है, उससे वो कितना ज़्यादा जेलस, डिप्रेस्ड, अनलकी खुद को फील करता है स्टार्टिंग में। उसके बाद ही लैमेंट्स हिज आउटकास्ट स्टेट एंड बिलीव्स दैट इवन हेवन इग्नोर्स हिज प्रेयर। वो अपनी आउटकास्ट स्टेट पे रोता है, विलाप करता है अकेले में बैठकर और इग्नोर करता है। वो ये कहता है कि हेवन जो है वो मेरी प्रेयर्स को क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। हाउएवर हिज डिस्पेयर चेंजेस व्हेन ही रिमेंबर्स समवन ही लव। उसका जो डिस्पेयर है, उसकी जो निराशा है, उसका जो दुख है, वो सडनली चेंज हो जाता है जब वो रिमेंबर करता है जिसे वो प्यार करता है। ठीक है, दिस मेमोरी अपलिफ्ट हिम लाइक अ लार्क राइजिंग एट अ डॉन। कैसे वो उसकी मेमोरी को निराशा से हैप्पीनेस की तरफ लिफ्ट करके ले जाता है, जैसे कि एक लार्क सोए हुए पृथ्वी को छोड़कर जब अर्थ हेवन के गेट पर जाती है हाइम्स गाने के लिए, तो जिस तरह उसकी उड़ान होती है, बिल्कुल उसी तरह से ये भी जो है अपने आप को, अपने इमोशंस को अपलिफ्टेड फील कर रहा है। सिंबलाइज रिन्यूड हैप्पीनेस एंड जॉय, बट एट द एंड ही फील्स सो इमोशनली रिच दैट ही वुड नॉट ट्रेड प्लेस विथ इवन द मोस्ट पावरफुल किंग। वही जो मैंने आपको बताया कि वो इतना इमोशनली रिच खुद को फील कर रहा है अपने फ्रेंड के बारे में याद करके कि वो किंग की पावर से भी, किंग की पोजीशन से भी, उसकी लॉयल्टी से भी अपने आप को रिप्लेस नहीं करना चाहता। तो द पोएम अल्टीमेटली शोज दैट लव हैज द पावर टू रिस्टोर सेल्फ वर्थ एंड ब्रिंग इनर पीस इवन ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ डीप पर्सनल स्ट्रगल।
तो यहाँ पर वो आपको मैसेज दे रहे हैं इमोशनल अपलिफ्टमेंट का, वो आपको लव की, वेल्थ की वैल्यू समझाना चाह रहे हैं। वो ये बताना चाह रहे हैं कि जब इंसान लव में होता है तो उसके लिए सारी चीज़ें बेकार होती हैं, वो अंदर से खुद को बहुत शांत, इनर पीस उसको महसूस होती है। और इवन जब वो अपनी लाइफ के सबसे स्ट्रगल पीरियड में भी होता है तो ये जो लव है वो उसको बहुत ज़्यादा पीसफुली बनाए रखता है, बहुत सेटिस्फाइंग फील कराता है। तो दिस इज़ द होल सोल मैसेज फ्रॉम सोनेट 29। तो कुछ इस तरह से आपको फ्रेमिंग करनी है अपने मेंस के आंसर्स को। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डज शेक्सपियर यूज कंट्रास्ट एंड स्ट्रक्चर इन सोनेट 29 टू इनहेंस द पोएट्स इमोशनल इम्पैक्ट। अब अभी तक आपसे वहां पर क्या पूछा था, उसका पूरा जो जिस्ट पूछा था, अब यहाँ पर वो पूछ रहा है कि किस तरह से उसने कौन से स्ट्रक्चर का यूज किया है जो कि पोएट के इमोशनल इम्पैक्ट को दिखाता है, कि कैसे वो अपलिफ्ट करता है अपने इमोशंस को, वो चीज स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में कैसे उसने शो किया है। तो ये देखिए, ये रहा आपका कुछ आंसर। बता देती हूँ मैं आपको थोड़ा, ताकि आपको इजी हो जाए, नहीं तो अदरवाइज आप इसको लिख लेना और इसी तरह से और क्वेश्चंस अपने आप से बनाना और क्वेश्चन बनाकर उनकी आंसर राइटिंग करना। मैंने बोला है वीक में 2 डेज तो आप आंसर राइटिंग कर ही लेना, क्योंकि जो सब कह रहे हैं ना कि मेंस पता नहीं क्वालिफाई, प्री क्वालिफाई होगा या नहीं, मेंस में जाओगे तब तो पढ़ोगे, तो ये कोई हलवा नहीं है यार कि आप जस्ट आपको 1 से 1.5 या 2 महीने का टाइम मिला तो आप इतनी जल्दी कर लोगे। मैं कह रही हूँ 2 नहीं तो एटलीस्ट 1 तो करो, इतना तो टाइम आपके पास होगा ही कि आप आधे घंटे, 1 घंटे, 1 हफ्ते में निकाल सको मेंस की आंसर राइटिंग के लिए। ये अप्रोच आपको रखनी है। और ऐसा तो नहीं है कि आपने ये एक ही एग्जाम देना है कि अगर इसमें मेरा नहीं निकला तो फिर मेरे को पढ़ाई छोड़ देनी है, ऐसा नहीं है ना। अगर इसमें हो गया तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट फिर आप दोगे ही, तो ये आपका व्यर्थ नहीं जाने वाला है। तो करिए। तो देखिए आपका आंसर है, शेक्सपियर एम्प्लॉयज शार्प कंट्रास्ट एंड स्ट्रेटेजिक स्ट्रक्चर टू हाइटन द इमोशनल इंटेंसिटी ऑफ सोनेट 29। सोनेट 29 की इमोशनल इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए, उसको एक हाइट देने के लिए उन्होंने क्या है, एक कंट्रास्ट का यूज किया है और स्ट्रेटेजिक स्ट्रक्चर को उन्होंने अपनाया है। देखिए कैसे, द पोएम ओपन्स इन अ टोन ऑफ डिस्पेयर। कैसे टोन के साथ स्टार्ट होती है, बहुत ही सैड, डिस्पेयरिंग, उदासी वाले टोन के साथ स्टार्ट होती है। विद द स्पीकर फीलिंग एलिनेटेड, एनवियस एंड abandoned by both fortune and society। यानी कि जो आपका पोएट है वो सोसाइटी से भी, अपने भाग्य से भी बहुत ज़्यादा अलग थलग फील कर रहा है, निराश फील कर रहा है। तो इस तरह से कुछ आपकी पोएम स्टार्ट होती है। आपको उस पोएम की, उस स्ट्रंजा की खूबसूरती को बताना है। Through a series of negative comparison and rhetoric device such as metaphor, जैसे आउटकास्ट स्टेट का यूज हुआ है, personification deep heaven का यूज हुआ है, the speakers आइसोलेशन इज विविडली पोर्ट्रेट। यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि नेगेटिव कंपैरिजन करते हुए जो रेटोरिक डिवाइस का यूज किया गया है, जैसे इन्होंने मेटाफर, सिनेक्डकी, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, इन सारी चीज़ों का यूज किया है इसको बहुत अच्छे से अपनी बात को पोर्ट्रे करने के लिए अलग अलग तरीके से। ठीक, ये समझ में आया कि क्या क्वालिटी थी इसकी। नेगेटिव टोन से स्टार्ट करते हुए यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच, फिगरेटिव डिवाइसेस का यूज किया गया है। फिर देखिए, स्ट्रक्चरली द सोनेट शिफ्ट्स ड्रामेटिक विद द एंड येट। मैंने बताया था ना कि जो आपका ये सोनेट है, जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो ये व्हेन के साथ स्टार्ट होता है, यानी कि एक कंडीशन के साथ ये स्टार्ट होता है, एंड ये जो है येट के साथ एक पॉजिटिव टोन पर चला जाता है। ये देखिए 9 लाइन जहाँ पे वोल्टा आपका स्टार्ट होता है। वोल्टा मीन्स, आई होप आपको पता होगा कि एक टर्न होता है, जैसे कि आपका जो ऑथर है वो सोनेट्स में पहले फर्स्ट जो स्टंजाज होते हैं, यानी कि जो आपका पहले वो क्या दिखाता है, प्रॉब्लम्स को दिखाता है, और यहाँ पर इन्होंने 9th लाइन पे वोल्टा शिफ्ट किया है, यानी कि सॉल्यूशन को प्रेजेंट किया है। तो देखिए, येट इन लाइन 9th मार्किंग द वोल्टा और टर्न। किस चीज का टर्न? अपने इमोशनल अपलिफ्टमेंट का टर्न। दिस सिंगल्स अ चेंज फ्रॉम सेल्फ पिटी टू जॉय, यानी कि दुख से खुशी में आते हैं। एज द स्पीकर रिमेंबर्स द बिलव्ड, जब भी वो अपने बिलव्ड को याद करते हैं। द स्माइल ऑफ द लार्क राइजिंग एट डॉन इलिस्ट्रेट्स स्पिरिचुअल रिन्यूअल, यानी कि जब वो लाख से अपना कंपैरिजन करते हैं तो वो एक स्पिरिचुअल रिन्यूअल को, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट को शो करते हैं। दिस स्ट्रक्चर कंट्रास्ट बिटवीन डिस्पेयर एंड जॉय, ये जो स्ट्रक्चर है, जो उन्होंने फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज किया है, जो उदासी और लव को दिखाया है, इसको दिखाने के लिए इसका इन्होंने यूज किया है। ठीक है, नॉट ओनली मिरर इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन बट ऑल्सो री इन्फोर्स द सेंट्रल आइडिया दैट लव, रिडीम एंड
एलिवेट्स द सोल। यहाँ पर इन्होंने सिर्फ दुख को खुशी से, मतलब जिसे बोलते हैं कि जब भी आपकी लाइफ में लव है तो लव से जो है आप दुखी होकर भी खुश महसूस कर सकते हो, इनर पीस महसूस करते हो। इस इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाने के साथ साथ बट ओनली उन्होंने क्या दिखाया है, एक सेंट्रल आइडिया भी दिखाया है, किसका, लव का। उन्होंने ये दिखाया है कि जो लव है वो आपकी सोल को रिडीम और एलिवेट कर सकता है। तो दिस इज द पावर ऑफ लव, जिसको आपको विलियम शेक्सपियर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और उनके जितने भी प्लेज हैं, जितना भी वर्क है, वो अभी भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस रहे, इनको मैं आपको जो है पढ़ाऊंगी, तो इनको भी चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चंस को कर लेते हैं। वीडियोस को मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं जो है कई तरीके से डाल रही हूँ, जैसे कि हर तरह के बच्चों का ध्यान रख रही हूँ। जैसे कुछ बच्चे हैं उनको वो चाहते हैं कि मुझे मैराथन टाइप वीडियो मिल जाए जो पूरा एक ही में कंपाइल रहे सब कुछ, तो उस तरह से भी आपको वीडियो मिल जाएगी। और कुछ बच्चे जिनके पास डाटा की प्रॉब्लम है या और चीज़ें हैं, तो वो छोटे छोटे वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं। तो इन्हीं वीडियोज़ को मैं छोटे छोटे भी डाल दे रही हूँ, जैसे कि एक में आपका समरी में डाल दिया है, दूसरे वीडियो में आपका फिगर ऑफ स्पीच रहेगा, तीसरे में आपका क्वेश्चन रहेगा। तो इस तरह से तो आप जैसा चाहें वैसा देख सकते हैं। तो आइए चलिए हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ले लूँ मैं, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ स्ट्रेंजा ऑफ 29। अब देखिए यहाँ पर मैंने आंसर्स दे दिए हैं, इसलिए क्योंकि मुझे पीपीटी बनाने में काफ़ी टाइम लग रहा था, और मैंने जो इसका जिसे बोलते हैं क्या, देखो एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहा, एनिमेशन, राइट। तो ये जो लगाते हैं ना, ये चीज़ मैंने अभी अलग से इस पर की नहीं है, तो आप साथ के साथ देखते चलिएगा। तो देखिए, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ सोनेट 29। तो इसकी मेन थीम क्या है, अ ब्यूटी ऑफ नेचर, द पावर ऑफ आर्ट, या फिर द रिडेम्पटिव पावर ऑफ लव, या फिर पॉलिटिकल एम्बिशन। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द फ्रेज डीप हेवन। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, यानी कि आपको जब भी पढ़ाया था तो कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है पूरा डिटेल से बताया है। तो आपको आंसर तो देखने की जरूरत भी नहीं है, आपको पता होगा ऑप्शंस देखने की, सिमिली, एलिट्रेशन, हाइपरबोली और पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि जो हेवन है उसके अंदर ह्यूमन क्वालिटीज कैसे आ सकती हैं, वो बहरा कैसे हो सकता है, तो यहाँ पर ह्यूमन क्वालिटीज उसको दी गई है। इट यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वर्ड इज यूज्ड एज अ सिमिली इन द पोएम। यहाँ पर किस वर्ड का यूज हुआ है, तो आपको भी पता होगा कि विलियम शेक्सपियर ने खुद को कौन सी बर्ड से कंपेयर किया है, तो वो है आपका लार्क। ठीक है, ऑप्शंस आप खुद देख लीजिएगा, मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगी ऑप्शंस को पढ़ते हुए, क्योंकि आपका राइट आंसर दिया है इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्पीकर से ही वुड नॉट चेंज इवन फॉर अ किंग्स स्टेट। वो क्या नहीं चेंज करना चाहता, अपने फेम को, हिज नॉलेज, हिज टैलेंट, या फिर हिज लव। वो किस चीज़ को चेंज नहीं करना चाहता, अपने लव को, अपनी पोजीशन को, जो वो खुश है अपने फ्रेंड को याद करके, जो उसका स्टेट बना है, जो उसका इमोशनल चीज़ है, उसको वो चेंज नहीं करना चाहता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिज लव। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमेज ऑफ लार्क। ठीक, लार्क कौन, वो बर्ड, and the break of day arising from sun and earth even most likely symbolizes। किस चीज को सिंबलाइज कर रही है वो, तो आपका ऑप्शन देख लीजिए, the inevitability of fate, social ambition, इमोशनल अवेकनिंग एंड रिन्यूअल, एंड डेथ एंड डिके। तो किस चीज को, वो इमोशनल अवेकनिंग को और रिन्यूअल को जो है वो प्रेजेंट कर रही है लार्क। ठीक है, उसी से कंपेयर किया है ना, कि किस तरह से वो उसके लाइफ में जो है वो करती है, सुलन अर्थ से उठते हुए हेवन गेट पर जाकर हाइम सिंग करती है, तो उसी तरह से उन्होंने अपने इमोशनल अपलिफ्टमेंट को दिखाया है, प्रेजेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द स्पीकर एनवी इन अदर्स अकॉर्डिंग टू द मिडल क्वाड्रेंट। जो बीच वाला क्वाड्रेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है वो उन्होंने किस चीज से जो है दिखाया है प्रॉब्लम, देयर वेल्थ एंड ब्यूटी, their freedom and travels, their talent and social condition, and their power over future। किस चीज़ पे दिखाया है, तो हाँ उन्होंने ब्यूटी पे भी, यानी फिजिकल अपीयरेंस पे भी दिखाया है। तो यहाँ पर आपका जो, अगर आप ये कर दोगे देयर टैलेंट एंड सोशल कनेक्शंस, तो ये अपने आप में इस चीज़ को ले लेगा, वेल्थ को और ब्यूटी को। तो उनके टैलेंट से और सोशल कनेक्शन से इस चीज़ को प्रेजेंट किया है विलियम शेक्सपियर ने। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोनेट 29, बूटलेस क्राइज रेफर्स टू। ये जो बूटलेस क्राई है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, लाउड सेलिब्रेशन को, कि वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, डेस्परेट बट अनआंसर्ड प्रेयर को, या फिर मिलिट्री ऑर्डर्स को, या चाइल्डिश
टैंट्रम्स को। तो ये ऑब्वियसली प्रेजेंट कर रहे हैं कि उनका जो रोना है, उनकी जो वीप है वो यूजलेस है। बूटलेस मीन्स यूजलेस। तो वो अनआंसर्ड प्रेयर को, क्योंकि वो जो भी प्रेयर कर रहे हैं, जो भी ईश्वर से कह रहे हैं अपने भाग्य के बारे में और लोगों से कंपेयर करके, वो चीज़ हेवन सुन नहीं रहा है, डीप हेवन हो चुका है। इस वजह से उनका जो क्राई है, उनका जो वीप है वो क्या हो गया है, बूटलेस हो गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी। विच फिगर ऑफ स्पीच इज मोस्ट सिग्निफिकेंट in expressing the emotional shift in the poem? बताइए आंसर क्या है। आयरनी, सिमली, पैराडॉक्स एंड सिमिली। तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि आपने देखा है कि किस तरह से उन्होंने लाख को खुद से कंपेयर किया है, खुद को लाख से कंपेयर किया है, ठीक, लाइक का यूज करते हुए। तो थैंक यू, ये रहे आपका पूरा सेशन। इसमें मैंने आपको पूरी चीज़ें जो भी सोनेट 29 से पूछी जा सकती हैं वो सब कुछ करा दिया है। इसमें आपको मैंने इंग्लिश टेक्स्ट को पूरा बताया है, फिर उसको हिंदी में भी आपको प्रोवाइड करा दिया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद नेक्स्ट आपको जो है, ठीक, ये है हिंदी। तो नेक्स्ट जो है वो आपको क्या फिगर ऑफ स्पीच कराया है, मेंस के क्वेश्चंस कराया है और इधर अभी ऑब्जेक्टिव भी दे दिया है। तो ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा है तो इसको अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा नीचे एक कॉमेंट छोड़कर। अगर आपको कोई सजेशन है तो वो भी डेफिनेटली दीजिएगा। और मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, नीचे आप कॉमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि नेक्स्ट आप कौन सा जो वर्क है वो पढ़ना चाह रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि उसको जल्दी से जल्दी ले आने की। So thank you so much for watching. Bye bye.